हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और बेसिकली इक्विटी जिसे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिटर्न्स के लिए, या फिर अपने हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट, सेविंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो है ये। ओके, चलिए। ओके, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अगर हम देखने जाएं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर या सबसे फेवरेट ऑप्शंस जो हैं वो हमारे एक बैंक एफडी आता है, या फिर पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स आते हैं जो कि फिक्स रिटर्न्स की स्कीम्स रहती हैं। ठीक है, जिसमें वी गेट अराउंड 5 to 7% का रिटर्न मिलता है हमको। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंश्योरेंस प्लान, LIC ये हो गया, या फिर किसी भी इंश्योरेंस प्लान को ले लीजिए। उसमें करीबन 6 to 9% का इंटरेस्ट हमको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो प्रॉपर्टी का अगर रेंटल इनकम का देखें तो लगभग 3 to 4% पड़ता है। सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा, या फिर वो प्रॉपर्टी की लोकेशन, या फिर एक करंट मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बट रफली 3 to 4% है। गोल्ड गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि नहीं, वो एक अलग ही एक डिस्कशन है जो हम शायद बाद में करेंगे, बट उसके भी एक रिटर्न्स आते हैं क्योंकि वो भी अप्रिशिएट करता है। और जो लास्ट एक जिसका जो इस वीडियो का मेन एजेंडा भी है वो है इक्विटी का। ओके, इक्विटी मतलब ऑब्वियसली शेयर मार्केट, या फिर आप जो कंपनीज हैं हमारे इंडिया की या फिर कहीं की भी बाहर की, उसके अंदर हमारा प्रोपोर्शन, हमारा शेयर्स। नाउ जब भी हम ये सुनते हैं तो हम इससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारे को सिखाया या हमको पता ही ये गया है कि ये तो गैम्बल की जगह है। ठीक है, तो किस तरह से हम यहाँ से इसके ऊपर कन्विक्शन डेवलप करें कि हम इस एक एसेट क्लास को अपना एक पार्ट बना सकें इन्वेस्टमेंट का, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो आप ये देखिए कि मेरा अगर पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स मिलने के लिए हमको किस तरह से हमको रिटर्न्स देखना चाहिए, कि किस तरह से हम कितना, हमको जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतना हमारा एवरी मंथ का जो सेविंग्स है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होगा। ये तो एक सिंपल फंडा है, मगर क्या वो बैंक के केस में जितना वो पर मंथ का SIP का अमाउंट आता है और एक इक्विटी का आता है, वो उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो किस तरह से हम इक्विटी को अपने पार्ट में बनाएं, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लेकर आए कि वो हमारा, हम अपना एक गोल भी, फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सके। तो इसके ऊपर हम देख इसको एक कन्विक्शन बनाने के लिए, इसको एक इस पे एक भरोसा बनाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ओके, तो हमको ये देखना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है इन जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस का है। ठीक है, सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि इतना पैसा कमाने के लिए 7% या 5% कमाने के लिए मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो दिस इज लाइक 100 डिवाइडेड बाई 5 या 100 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो हम बैंक में 1 रुपये कमाने के लिए 20 या 15 रुपये इन्वेस्ट कर 20 रुपये देते हैं, 15 रुपये देते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से 20 और 50 रुपीज़। अगर हम देखें तो इंश्योरेंस प्लान्स के लिए अगर उसका 6 to 9% उसका इंटरेस्ट आ रहा है और वो आता है, ठीक है, आ रहा ऐसा ही रहता है, इतना ही लगभग रहता है। तो लगभग लगभग वी आर पेइंग 16 रुपीज़ और 10 रुपीज़ फॉर अर्निंग एन इनकम ऑफ 1। प्रॉपर्टी में अगर हम वही देखें, अगर उसका रिटर्न 3 to 4% है तो अराउंड 33 या 25 उसका पीई रेशियो, हम प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो हम 33 का दे रहे हैं उसके, मतलब बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं। ओके, एज कम्पेयर टू अ बैंक। देन कम्स गोल्ड। गोल्ड का मैंने इसमें नहीं दिखा रखा है क्योंकि वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। और इक्विटी, इक्विटी का कैसा है कि उसमें भी कितना होता है ये हमको पता नहीं है, मतलब पता नहीं है इन द सेंस अभी हमको नहीं पता, बट हाँ देयर आर डेटा जिससे कि आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इसकी भी एक रेंज रहती है, अराउंड 12 से लेके 33 तक भी चली गई है आज के डेट में। तो जब ये 33 चली गई है तो ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव है, और जब 12 15 वगैरह कुछ है तब वो लगता है कि बहुत ही चीप हमको मिल रहा है, मतलब मार्केट डाउन है उस टाइम पे हमारे लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक पी रेशियो हमको एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी का मतलब क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं कि इक्विटी का मतलब है एक शेयर लेना, एक हिस्सा लेना। ओके, इन ए कंपनी, इन ए प्रॉपर्टी, या कहीं पे भी
इक्विटी मतलब है हिस्सा, शेयर। अब जब हम इक्विटी सुन या शेयर सुनते हैं तब हम घबराते हैं, बट जब हमारा हिस्सा हम जब सुनते हैं या तो फिर हम, तब हमको शायद इतना इतना घबराहट नहीं होता कि हाँ ठीक है हिस्सा है ना, हम उसको बाद में क्या उससे हमको इनकम तो मिल ही जाएगा, या उससे हमें कैश उसके हम उसको हम बेच के, या उस हिस्से की भी एक वर्थ है, तो उसको उस तरह से देखना चाहिए कि ये हिस्सा है क्या। ओके, या फिर ये हिस्सा, ये हमारे पास हिस्सा क्यों होना चाहिए। अच्छा, किस तरह से हमारी कंपनीज जो हैं इंडिया में, इस दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो किस तरह से ये लिस्टेड हैं यहाँ पे कंपनीज, वो देखते हैं। तो पहले आता है कि टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है, टॉप 100 ऑफ कंपनीज ऑफ इंडिया आता है, उसमें आता है, उसके बाद आता है जिसको हम बोलते हैं मिड कैप। देन उसके बाद आता है 100 से 250 कंपनीज ऑफ इंडिया, जिसमें आते हैं मिड कैप कंपनीज। देन 250 से 5000 या उससे ज्यादा की कंपनीज में आते हैं स्मॉल कैप। अब ये लार्ज कैप कंपनीज कौन सी हैं, ये आप सोच के देखिए। ये हैं जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, मारुति सुजुकी है, और इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है जो हमारे आसपास घूमती हैं और जिनके प्रोडक्ट्स हमारे आसपास रहते हैं। ठीक है, हमेशा हम उनसे घिरे हुए हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है जिसमें टाटा सॉल्ट आ जाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं करते हैं, आईटीसी है जैसे जिसके हम आशीर्वाद आटा खाते हैं। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, अराउंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इन कंपनीज के, जो कि टॉप 100 कंपनीज में आते हैं, जिनको हम लार्ज कैप बोलते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स लेते हैं कि लार्ज कैप, अगर समझ लीजिए आप बोलते हैं कि मैं इन लार्ज कैप कंपनीज का हिस्सा लेना चाहता हूँ ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, या मैं हर जैसे हमने देखा था कि एसआईपी से हम किस तरह से अपने गोल्स में अचीव कर सकते हैं, या फिर एक लमसम इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम समझ लीजिए कोई बोलता है कि मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, तो लार्ज कैप का अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो ये एक फंड है, जैसे समझ लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, सिर्फ मेरा ऐसे लार्ज कैप फंड, इसमें मैं भी इन्वेस्टेड हूँ, मेरा खुद का भी इन्वेस्टेड है, ये डिस्क्लोजर है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो उसमें लास्ट 2013 की से आज तक का जो रिटर्न है, ये अगर उसका इन्वेस्टमेंट मैं पर मंथ करता रहता हूँ, तो मेरा रिटर्न जो है वो लगभग ऐसे ऊपर नीचे घूम घाम के, ये जो रिटर्न्स का जो अमाउंट बन के आया है वो अराउंड 13% का रिटर्न बन के आया है। तो 13% आपने कंपेयर करके देखा होगा, इन इन सब में सबसे ज्यादा है, राइट। तो ये एक नोट करने वाली बात है। ठीक है, अभी एक और चीज इसमें दिखाना पड़ेगा कि अगर यही चीज 13% का ही अगर मैं प्रेडिक्शन पे लेता हूँ कि हाँ 13% में मेरा इनकम या मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, तो वो लाइन कैसे बनती है, वो लाइन बनती है ऐसे, एक लीनियर टाइप की लाइन बनती है। ठीक है, मगर यहाँ पे कैसे बन रही है, वो जिगजैग जिगजैग एक हार्ट बीट की तरह वो ऊपर नीचे बन रही है। और इसी जो ऊपर नीचे बन रही है ना, इसी से हम लोग घबराते हैं, या इससे ही हम लोग हमको लगता है कि नहीं वो तो ऊपर जाता है नीचे जाता है, या उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड नहीं है, अगर वो फिक्स्ड नहीं है इसलिए ही उसका रिटर्न भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, इसलिए उसका रिटर्न ज्यादा है। बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे इस वीडियो में आगे जाके कि किस तरह से वो उसके ना बढ़ने के रीजंस क्या है। ठीक है, या इसके ऊपर ना जाने के रीजंस क्या है, या किस तरह से हमें अपना कन्विक्शन डेवलप करें ताकि हम इन सब में इन्वेस्टमेंट्स करें। तो ये लास्ट 7 ईयर्स में इसका जो रिटर्न है वो अराउंड 13% का है। ठीक है, अगर हमने और आपने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो हमने एक अपॉर्चुनिटी लूज किया है लास्ट 7 ईयर्स में। तो और उससे पहले का भी डेटा सिमिलर ही है, सिमिलर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाता है, बट वो ऐसा ही है लगभग। और अगर कोई ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, कोई भी कंपनी ले लीजिए, अगर वो बैंक में जाके, अगर उसको बैंक में जाके 5 to 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और उससे ज्यादा उसको अगर बिजनेस करके नहीं मिलता है, उससे ज्यादा मतलब अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा खासा ज्यादा, तो वो क्यों करेगा बिजनेस, राइट। इतना तो आप, नहीं तो वो क्या करेगा, सारा अपना बिजनेस बेच के बैंक में डाल देगा करे पैसा। बट ऐसा वो नहीं करता है क्योंकि उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है। इवन हम जो बैंक्स में जब हम जमा करते हैं वो भी जाके उन बैंक कंपनीज को ही लोन देती है। तो इसलिए वो ऐसा थोड़ा सा अनबिलीवेबल है कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रिटर्न्स एसेट क्लासेस, इन्वेस्टमेंट इक्विटी क्लास है, वो नहीं देगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं कि अंडरलाइन जो ये वाला जो फंड मैंने एग्जांपल लिया है लार्ज कैप फंड का, उसका उसके वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे
ये वाला जो फंड है ये सबसे पहले कहाँ कहाँ काम कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI, एक्सिस, भारतीय एयरटेल, ठीक है, TCS, ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, इस तरह की कंपनीज है जहाँ पे ये इन्वेस्ट करती है, ठीक है, वोल्टास। तो ये सारी कंपनीज हमारे आसपास की कंपनीज हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, इनकी सर्विसेज या उनके प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। क्या हमको ऐसा लगता है कि इनमें से सारी कंपनीज या इसमें से मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज वो किसी टाइम पे वो बंद हो जाएंगी या उनकी इनकम बढ़नी बंद हो जाएगी? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये कंपनीज भी साथ साथ टाइम के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व कर रही है। तो इसलिए मुझे तो इन पे भरोसा है कि, और आपको भी होना चाहिए कि ये कंपनीज ऑब्वियसली कभी बंद या बिल्कुल ही वो बंद, अगर ये बंद हो गई तो फिर पूरा इंडियन मार्केट ही या इंडियन जो इंडिया की सारी कंपनीज या इंडिया की पूरी जीडीपी ही एक तरह से कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो वो एक चीज सोचने वाली बात है। दूसरा, अगर हम यही देखें कि रिलायंस कंपनी का पिछले 2000 का डेटा है शायद, ये 2000 से अभी तक का जो उसका रिटर्न्स है वो लगभग लगभग 18.95% है। हेलो, या तो अगर हम कंपेयर करने जाएं, तो अगर हमने देखें कि रिलायंस का जो शेयर है वो लगभग जो है आपका 18.95%, तकरीबन 19% वो 2000 से लेके अभी तक बढ़ गया है, ठीक है। उसका प्राइस बीच में अगर आप देखें, एक पीरियड ऐसा था जब वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं था या स्टैग्नेंट ग्रोथ था, और वो एकदम से जाके कुछ पिछले 3-4 सालों में वो अप ट्रेंड में चला गया, राइट। और कोविड के बाद तो वो और भी ऊपर चला गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम HDFC का भी देखें तो वो कंटिन्यूसली अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2008 के रिसेशन के टाइम पे, क्राइसिस के टाइम पे वो नीचे आया था, बट उसके बाद फिर वो ऊपर उठ के हमेशा आगे गया है, ठीक है। TCS का भी अगर हम देखें तो वही स्टोरी है, बढ़ा फिर कम हुआ और फिर अल्टीमेटली वो ऊपर जाके यहाँ पे बैठ गया। उसमें भी 20.62% है रिटर्न और 21.87% है HDFC में रिटर्न, ठीक है। तो अगर हमने और आपने अपने कन्विक्शन के ना होने की वजह से अगर इनमें रिटर्न या इनमें इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो वो हमारा कन्विक्शन का प्रॉब्लम है। हम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, आई थिंक, बट वो हमारे भरोसे का प्रॉब्लम है इनके ऊपर। तो अगर आप देखें तो हम हमेशा इन कंपनीज के से सराउंडेड हैं, वी आर, हमारे इन कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोग यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि सारी की सारी कंपनीज डूब जाएं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है? अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के पिछले 5 साल में या पिछले कुछ साल में उनके क्या रिटर्न्स रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लार्ज कैप का जो है पिछले 1 साल में तो सिर्फ 6% का रिटर्न रहा है, और अगर 3 साल में 4% का, और 5 ईयर्स में 7.85, जो कि कम है। और वो इसलिए कम दिखा रहा है क्योंकि ये अभी कोविड के टाइम पे या पिछले 2-3 साल से इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। मगर आप देखें तो बाकी कई सारे फंड्स, कई सारी चीज़ें जो 3 मंथ्स में इतने इतने रिटर्न दिए हैं, विच इज़ एबनॉर्मल, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको देखना है कि कितना रिटर्न हमको मिल सकता है। तो अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर का अगर हम देख लें, सेक्टोरल, जो कि एक सेक्टरल फंड है, उसमें 14.59% का 10 ईयर्स का रिटर्न है। हालांकि ये भी सेक्टरल है तो इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, बट हम अगर इसमें देखें तो लार्ज कैप मिड कैप का आज का रिटर्न खराब आ रहा है, बट एनीवेज वो FD के रिटर्न से तो ज़्यादा ही है, और वो इतना कम हुआ तो भी नहीं चलता है, इट्स नॉट गुड। हमको थोड़ा सा 10 से ऊपर या 15 के आसपास का इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ आज की सिचुएशन के हिसाब से, मगर वो इवेंचुअली दिखेगा, आगे बढ़ना है। क्योंकि तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जैसे एक फंड का नाम लिया मैंने, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, जो कि एक शायद एक लार्ज कैप फंड है। तो उसका अगर पिछले 5 ईयर्स का 7 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखें तो 11.28% या 13.89% उसका रिटर्न आया है, CAGR रिटर्न इन 7 ईयर्स,
ठीक है। सिमिलरली अगर हम लार्ज कैप एक और एक है मेरा लार्ज एंड मिड कैप का, उसका जो रिटर्न है पिछले 7 ईयर्स में 25% का रिटर्न है CAGR, और 14.53 है 5 ईयर्स का, और 10 ईयर्स का 17.84 है। तो इस तरह से मल्टी कैप का भी अगर हम देखें तो सिमिलर ही कुछ रिटर्न रहेगा। 1 साल में या 2 साल में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम रहता है, या फिर वो ऑन ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम, क्योंकि इसमें अंडरलाइंग कंपनीज जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है अगर आप जाके देखें तो वही है, रिलायंस है, HDFC, TCS, क्योंकि इन कंपनीज के अंडरलाइन कंपनीज के शेयर्स आपके या वैल्यूएशन बढ़ रही है, ITC में भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी भी वैल्यूएशन जो है वो इसके फंड्स की वैल्यूएशन भी इंक्रीज कर की है ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये एक चीज़ है, अगर हम लोगों ने या आपने ये इनमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो हमारी कन्विक्शन का प्रॉब्लम है, ना कि इनका इनके रिटर्न्स का प्रॉब्लम। ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि हमको कन्विक्शन नहीं है कि हाँ ये इतना करेगा, तो वो हमारी सोच या हमारे हमारे थॉट की प्रॉब्लम है, या हमारे लैक ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम है, आई थिंक। ओके। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि ये जो बिलीफ है ग्रोथ का, इसमें क्यों हमारा बिलीफ होना चाहिए, या क्यों हमको हमको लगता है कि ये ग्रोथ आगे भी हमको इस तरह की कंटिन्यू होगी, इस तरह की होगी या इससे थोड़ा कम ज़्यादा होगी, वो तो फ्यूचर बताएगा, बट क्यों होगा। ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे आसपास की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, राइट। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उसका कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। वो अगर जितना एजुकेटेड बनता जाएगा, जितना वो जॉब में आता जाएगा, वो उसकी वर्किंग क्लास में आता रहेगा, उतना उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। वो नए प्रोडक्ट्स खरीदेगा, जैसे फोन्स हो गया, घर का सामान हो गया, जैसे फ्रिज वो हो गया, या घर का कोई भी सामान, FMCG मतलब जो घर का खाने पीने का सामान है, या फिर घर का जो पूरा सेटअप है, अगर वो भी खरीदता है या फिर पूरा घर खरीदता है, तो ऑब्वियस बात है वो कंजम्पशन बढ़ेगा। आप अपने पास पास ही देखिए, पहले कितने घर होते थे आज से 20 साल पहले, और आज कितने घर होते हैं। तो ये इतने सारे घर जो बढ़े हैं, वो उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, और पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कंज्यूम कर रहा है, इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है। अगर हम इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या उनमें हिस्सा बनते हैं, तो मेरे हिसाब से एक लॉजिकल बात है कि हमारा भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। सेकंड में कि जितने भी कंपनीज हैं, ये हमेशा अच्छी कंपनीज जो हैं वो या सेट ऑफ अच्छी कंपनीज मैं बोलूँगा कि वो हमेशा एक अपने आप को इनोवेट करती रहती है, या अपने अपने को नए नए बेटर सर्विसेज या बेटर प्रोडक्ट्स या न्यू प्रोडक्ट्स लाती रहती है। जैसे समझ लीजिए, एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस का। तो हमको पता था कि वो एक कपड़ा या फिर वो एक ऑयल कंपनी थी। आज से कुछ साल पहले तो प्योरली प्योरली ऑयल कंपनी थी, मेजरली उसका शेयर वहीं से, और अभी भी वहीं से आता है। मगर पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिटेल में अपना जियो प्लान लाके मोबाइल सर्विसेज में उन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या अपना बिजनेस, जो उनका बिजनेस मेन बिजनेस कैटेगरी है, उसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो वो उनका मैनेजमेंट उनका बोलता है कि हाँ, ये उनके मैनेजमेंट के हिसाब से कि हमको नए बिजनेसेस करने चाहिए, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग इनटू न्यूअर बिजनेसेस। सिमिलरली अगर हम HDFC या फिर किसी बैंकिंग सर्विस का देखें, तो वो बहुत सारा पहले मैनुअल या फिजिकल बैंकिंग होती थी। हम लोगों को बैंक में जाना पड़ता था और सारे काम करने पड़ते थे, बट अब हमारे आसपास देखिए कितने सारे ATMs है, और हम हार्डली, मतलब मैं मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट बैंक में कब गया था, राइट। तो उनकी सर्विसेज जो है वो बेटर हो गई है। इंटरनेट बैंकिंग इतना यूज करते हैं हम लोग, या फिर ATMs इतना यूज करते हैं कि हमको अब शायद बैंक जाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो उनकी सर्विसेज भी चेंज हो गई है। ओला उबर का एग्जांपल लीजिए, या फिर तरह के, तो हमारे आसपास जो है ये नई नई सर्विसेज आती रहती हैं, और हमारी लाइफ जो है पहले के कंपैरिजन में बेटर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो जब ये होगा तो ऑब्वियस बात है, अगर हम ये भी इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं, तो जब ये हो रहा है तो क्यों ना हम उन कंपनीज में का हिस्सा बने का जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। ओके। नाउ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है, राइट। ये तो वी ऑल एग्री विद कि अब लाइफस्टाइल बेटर होने का मतलब, आज जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, जो हम पहले एक कम कॉस्ट का प्रोडक्ट खरीदते थे, आज हम एक बेटर ज़्यादा कॉस्ट का प्रोडक्ट खरीदते हैं। या फिर पहले हम समझ लीजिए
कोई एक एंड्रॉयड फोन जैसे 10-12 हज़ार का या 15 हज़ार का लेते थे, तो अब वो नेक्स्ट हम लोग शायद एप्पल फोन लेने की, तो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भी बेटर हो रहा है। लाइफस्टाइल बेटर हो रहा है तो हमारे, और ये भी कंजम्पशन से रिलेटेड है कि हमारा जो कंजम्पशन पावर है, हम जो कंजम्पशन करते हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो हमारे आसपास बहुत सारी, चाहे मेट्रोज बन रही हैं, चाहे नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, या फिर नए रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो हज़ार तरीके की सर्विसेज है जो मिलती हैं या मिल रही हैं, या वो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी न्यू जॉब्स या न्यू एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती हैं, जो कि एक इकोनॉमी को फ्यूल करता रहता है, और वो उससे भी इकोनॉमी जो है या हमारी जीडीपी जो है कंट्री की बढ़ती है। अब जीडीपी कंट्री के बढ़ना मतलब जो कंपनीज उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, टॉप 100 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज मेजरली से, तो वो वो जीडीपी और वो कंपनीज लगभग लगभग हम बोल सकते हैं मतलब बैलेंस है, मतलब वो इन कंपनीज का ही प्रोडक्शन जो है या इन कंपनीज का जो ग्रॉस आउटपुट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर जीडीपी इन द लॉन्ग रन। तो जब जीडीपी बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए जो ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, उसकी वैल्यू ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या उसका इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो इसलिए इन कंपनीज की भी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। दूसरा हमारे पास, दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स हमारे आसपास इंक्रीज कर रहे हैं और करेंगे। आज शायद हमारे बहुत सारे पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर न्यू एज कुछ व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आएगा, थ्री व्हीलर्स आएगा, बसेस होंगी, या बसेस के अंदर भी अगर आप देखें, पहले की बसेस में व्हाइट कलर के बोर्ड्स लगे होते थे, राइट, डेस्टिनेशन के लिए कि बस कहाँ जा रही है। अब वो धीरे धीरे वो भी डिजिटल हो गया, ठीक है। उसको हम उस तरह के, तो वो भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो भी जो सर्विसेज बन रही है, उन सर्विसेज को भी ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, तो जो वो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा तो उसकी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज करेगी। ओके, नाउ इसके लिए क्या था कि कंपनीज जो हैं इवॉल्विंग विद देयर टाइम, एंड क्यों ये कंपनीज ग्रो करती हैं, दे आर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग विद टाइम। न्यू सर्विसेज जो लेके आई थी वो मैंने बताया, उनका मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रांग है। अगर उनका मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, और वो करेक्ट डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो वो कंपनीज भी ग्रो करेंगी, ऐसा हमको लगता है या ऐसा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम हर साल अपना अप्रेजल्स देखते हैं, उस तरह से हर कंपनी भी अपना अप्रेजल हर साल करती है। सेल्फ अप्रेजल वो बताती है कि मैं पहले कितना मेरा सेल्स था, इस साल मेरा सेल्स कितना बढ़ा, कितना प्रॉफिट कितना था लास्ट ईयर, मेरा इस साल प्रॉफिट कितना बढ़ा। तो दिस इज कॉल्ड एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। तो उसके अंदर भी वो वही चीज बताती। तो वो एज ए कंपनी भी वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो अपने पिछले साल के सेल्स के कंपैरिजन नेक्स्ट ईयर के सेल्स जो हैं वो ऊपर बढ़ाएं। So when they are actually trying to say कि this is how we have shown a growth to our share stakeholders, okay। and अगर कोई कंपनी बहुत सालों तक लॉस करती है, तो ऑब्वियस बात है वो कंपनी एग्जिस्ट, उसी के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज को बंद करना या उनकी प्रॉफिट को कम करते जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज देयर ऑब्जेक्टिव। देयर ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ए लॉन्ग रन, ठीक है। अगर हम देखें तो एल आई सी हो गया, या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक्स भी जाके कहीं और इन्वेस्ट ही करती हैं और दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदती हैं, या उनका एक इक्विटी उनको मिलता है। अगर समझ लीजिए एल जो है वो आईडीबीआई बैंक में आई थिंक उनका शेयर है, एसबीआई को यस बैंक में शेयर है, और इस तरह से यूटीआई म्यूचुअल फंड्स जो है उसमें एल का स्टेक है। तो इस तरह के जो बहुत सारी कंपनीज जो हैं जिनको हम आईटीसी में एलआईसी का बहुत बड़ा शेयर है। आईटीसी जो सिगरेट्स बनाता है, या फिर एफएमसीजी के आशीर्वाद आटा आता है, उसमें उनका बहुत बड़ा से स्टेक है आईटीसी का। तो ये कंपनीज भी जो हम जो पैसा लगा रहे हैं एलआईसी या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, वो जाके इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने में उसको वो यूटिलाइज करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे वो इन्वेस्टमेंट्स करती होगी, फिक्स डिपॉजिट्स वाले या डेट में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, मगर वो एक जरूर एक इक्विटी खरीदते हैं इन कंपनीज का, ताकि वो अपना ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो अपना वैल्यूएशन बढ़ा सके अपनी इन्वेस्टमेंट का, और उसी वैल्यूएशन इन्वेस्टेड वैल्यूज की जो उनका जो बड़ा है वैल्यू, उससे हमको वो रिटर्न्स दे सके। इस तरह से भी ये कंपनीज भी फंक्शन करती हैं। तो अगर ये कंपनीज
का अपना कन्विक्शन है टुवर्ड्स इक्विटी इन अदर कंपनीज, तो व्हाई वी शुडंट हैव इट डायरेक्टली, दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ठीक है। अब हम कैसे इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, कि एक हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किया तो वो क्या करते हैं, वो एक 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 बॉडी है, मतलब समझ लीजिए एक कंपनी है, एक ट्रस्ट है बेसिकली। ठीक है। वो ट्रस्ट क्या करता है, तो उसका ये भी सब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ही बनते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी जो है वो एक ट्रस्ट विंग, तो हर एक कंपनी ने अपने बहुत सारी कंपनी से अपने ट्रस्ट निकाल रखे हैं, जैसे कि हमने देखा कि एसबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई है, या फिर एक्सिस है, कोटक है। अब ऐसे बहुत सारे, आई थिंक 24 25 या 30 कंपनीज हैं जिनके अपने म्यूचुअल फंड कंपनी ट्रस्ट हाउसेज हैं। और इन कंपनीज के अंदर, इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर अपने अपने उन्होंने फंड्स बना के रखे हैं, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है। तो वो क्या है, लार्ज कैप मतलब टोटल टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप मतलब टॉप उसके बाद के 100 to 250 कंपनीज में करते हैं, इस तरह से वो आगे चलते रहते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब समझ लीजिए 100 कंपनी, 150 कंपनी या 30 कंपनी, इस तरह के फोकस्ड कंपनीज में वो अपने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। उन्होंने जैसे जैसे उनके पास हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो लोग अपना रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे ग्रोथ होने वाली है। तो अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये है जहाँ पे हम इनके थ्रू करें। और इसमें एक फंड मैनेजर्स भी होते हैं जो कि वो कंटिन्यूसली एनालाइज करते हैं और रेगुलर बैलेंसिंग करते हैं। इसमें हमारे पास हाइब्रिड का भी ऑप्शंस रहता है, जिसमें कि हम मिक्सचर ऑफ डेट फंड्स या फिर हम इक्विटी ले सकते हैं। और बेसिकली इनका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, जो सीबीआई या आरबीआई ने फिक्स किया हुआ है, उनका कमीशन जो है, एक्सपेंस रेशियो जो है, वो बहुत कम होता है, लगभग लगभग 2% या 3% रहता है ओवरऑल एसेट साइज का, और ज्यादातर का ही 2-2.5% में वो पर कैप लग जाता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, तो अगर हम देखें तो मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं, और उसमें से एनालाइज करना कि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ये पढ़ना, उनके क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ईयरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एंड उनका उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली मॉनिटर करके हम वो अच्छी कंपनीज ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है थोड़ा सा टफ है, और इसके लिए शायद इसकी वजह से हम लोग थोड़ा अप्रीहेंसिव रहते हैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड ये वाला जो ऑप्शन है मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर ऑप्शन है हम लोगों के लिए पार्टिसिपेट करना, और हम लोग बहुत करते भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है टीवी पे ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड सही है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव इन वीडियोस में ये है कि क्यों सही है और कैसे उसको हम यूटिलाइज करें अपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। और क्योंकि क्या होता था कि आज से 2-3 साल पहले मैं इन्वेस्ट करता था, बट एक बहुत छोटा-छोटा अमाउंट करता था, और मुझे पता नहीं था कि मेरा इससे, ठीक है मैं कर तो रहा हूँ, बट क्यों कर रहा हूँ और किससे क्या हो सकता है। तो जब मैंने वो फाइनेंशियल प्लानिंग का समझा कि इससे मैं अपने रिटायरमेंट गोल्स हो गया, या मैंने बाकी के अपने फाइनेंशियल गोल्स जिसको मैं अचीव करने के लिए मुझे इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो जब मेरे को समझ में आया, तो उसको उससे मुझे सम उसको जो मेरे को समझ में आया, तो उससे मेरे को बहुत ईज़ी लगा, या मेरे को बहुत एक लॉजिकल लगा कि हम किस तरह से म्यूचुअल फंड्स को यूज़ कर सकते हैं, कि ये क्यों सही है और हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे हमको हेल्प कर सकता है। सो दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव, कि मैं रादर देन एक रैंडम या कुछ भी एक वैल्यू इन्वेस्ट करने से अच्छा हम एक प्लान वे में इन्वेस्ट करें। और दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर इन दीज वीडियोस। समझ लीजिए मैं 5000 रुपीज का ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई आप में से कोई भी, बट क्या ये 5000 की वैल्यू मेरी एक पर्टिकुलर गोल को मीट करने के लिए काफी है? शायद बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की हुई है। ओके। तो वो ऑब्जेक्टिव से इन वीडियोस को बनाए जा रहे हैं। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि मैं जो है फाइनेंशियल लिटरेसी या अवेयरनेस के लिए काम कर रहा हूँ, पहली बात तो। एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, इस सर्विसेज है ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेजर टॉपिक जो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ वो अवेयरनेस के ऊपर है, कि इन वीडियोस के ज़रिए कि किस तरह से एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि
कि कैसे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम एक करेक्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लें ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा लेंथी लगा ऑब्वियसली, बट शायद एक माइंडसेट में चेंज आया हो, आई होप कि आया हो। तो इस तरह के वीडियोस में और भी लाऊंगा, और भी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लाने के मेरे प्लान्स में हैं। तो आगे तो चलिए आगे आप देखते रहिए, प्लीज स्टे विद मी। थैंक यू, बाय बाय।